होस्ट की एंटीबॉडीज़ इन हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के जो अगेंस्ट बनेंगी ना, वो प्रिवेंट करती हैं और एमेलियोरेट कर देती हैं रिस्पेक्टिवली फ्यूचर इन्फेक्शन को। ठीक है, वो जाहिर सी बात है प्रिवेंट करेंगी और ख़त्म कर देंगी फ्यूचर इन्फेक्शन को विद इन्फ्लुएंजा वायरस। अब टाइप ए वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, पिग्स, हॉर्सेस, बर्ड्स को, और ये मेजर कॉज है पेंडेमिक का और एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का। ठीक है, ए वाला। एपिडेमिक्स इन्फ्लुएंजा की जो है वो म्यूटेशंस के थ्रू होती हैं, जो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के एंटीजेंस में म्यूटेशंस आ जाती हैं, जो अलाउ करती हैं वायरस को कि वो एस्केप करे मोस्ट होस्ट एंटीबॉडीज़ को। यानी वो म्यूटेशंस जो है वो वायरस को मतलब हेल्प कर रही होती हैं कि वायरस जो है ना एंटीबॉडीज़ से एस्केप कर जाए। इसको हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ठीक है, पेंडेमिक्स जो है ना जो कि ज़्यादा समय तक लास्ट करते हैं और ज़्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एपिडेमिक्स। ठीक है, पेंडेमिक्स लॉन्गर होते हैं, और पेंडेमिक जो है वो हो सकते हैं दोनों, जब हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज रीप्लेस हो जाएं रिकम्बिनेंट आरएनए सेगमेंट्स के साथ, जो कि एनिमल के वायरसेस में होता है, और ये बना देगा सारे एनिमल्स को ससेप्टेबल टू न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको हम कहेंगे एंटीजेनिक शिफ्ट। ठीक है, एपिडेमिक्स में हमने पढ़ा कि मतलब म्यूटेशन आ रही है ग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के एंटीजेंस में, तो इनमें जब आ जाएंगी ना म्यूटेशंस, तो फिर जो होस्ट की एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस के इन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और फिर वो मतलब एपिडेमिक हो जाएगा। और पेंडेमिक जो है उसमें वो हमने कहा कि ज़्यादा समय तक लास्ट करता है, उसमें अब क्या होगा कि रीप्लेस हो जा रहे हैं ये हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज जो है ना आरएनए के सेगमेंट्स के साथ रिकम्बिनेशन हो रही है, एनिमल वायरसेस के आरएनए सेगमेंट्स उसमें आ रहे हैं, तो इसको कहेंगे एंटीजेनिक शिफ्ट। कमर्शियली अवेलेबल जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स हैं वो रीज़नेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इस बीमारी के अगेंस्ट। ठीक है, स्पेशली जो वल्नरेबल इन्फेंट्स हैं और ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन देंगी। Insight into future pandemics has come from studying those past. DNA analysis of viral genomes retrieved from the lungs of a soldier who died in the great 1918 influenza pandemic that killed 20 million to 40 million individuals worldwide identified swine influenza sequences consistent with this virus having its origin in its antigenic shift. जो पहला फ्लू पेंडेमिक हुआ था इस सेंचुरी का 2009 में, वो भी जो है वो एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से हुआ था, जिसमें मतलब वायरस जो है स्वाइन ओरिजिन का था। अब इसने जो है पार्टिकुलरली सीवियर किस्म का इन्फेक्शन करवाया यंग एडल्ट्स में अपेरेंटली। क्यों? क्योंकि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद थी अगेंस्ट द पास्ट वाले इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के अगेंस्ट, और उन एंटीबॉडीज़ ने पार्शियल प्रोटेक्शन कन्वे की। ठीक है, तो इसलिए उनमें इतना नहीं हुआ, लेकिन यंग वालों में ज़्यादा हुआ। तो कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ और इम्यूनोसप्रेशन भी एसोसिएटेड थी विद हायर रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शन के साथ। व्हाट देन माइट बी द सोर्स ऑफ नेक्स्ट ग्रेट पेंडेमिक? तो अगले फिर पेंडेमिक का सबसे मेन बड़ा कॉज क्या है, सोर्स क्या है? तो एक कंसर्न जो है वो सेंटर्ड हुआ है एवियन इन्फ्लुएंजा पे, जो कि नॉर्मली जो है ना परिंदों को इन्फेक्ट करता है। अब एक एवियन स्ट्रेन टाइप H5N1 जो है ये स्प्रेड हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइल्ड में, और जो डोमेस्टिक हैं दोनों किस्म के बर्ड्स में भी ये फैली। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2015 में अप्रोक्सीमेटली 700 H5N1 के इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन और 400 डेथ जो है ह्यूमंस में हुई, 15 कंट्रीज़ में से रिपोर्ट हुई WHO में। तो नियरली सारे जो केसेस हैं वो एक्वायर्ड हुए बाय द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डोमेस्टिक बर्ड। ठीक है, डोमेस्टिक बर्ड के साथ जब क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ। मोस्ट जो डेथ थी वो रिजल्ट की नमूनिया की वजह से। फॉर्चुनेटली ट्रांसमिशन करंट H5N1 एवियन वायरस की जो है वो इनएफिशिएंट है। हाउएवर अगर H5N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो रिकम्बाइन कर जाता है इन्फ्लुएंजा के साथ, उस वाले इन्फ्लुएंजा के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शस है ह्यूमंस के लिए, तो फिर एक ऐसा स्ट्रेन इमर्ज कर सकता है जो कैपेबल हो सस्टेन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में, एंड थस अगली नेक्स्ट जनरेशन का बहुत ही बड़ा पेंडेमिक कॉज करवा सकता है। ठीक है, तो अब हम समरी देखें। हमने अभी तक जो है वो अक्यूट नमूनियाज देखे। सबसे पहले हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की बात की, जिसको हम न्यूमोकोकस कहते हैं,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये बहुत ही कॉमन कॉज है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया का, और इसने जो है ज़्यादातर ये यूजली लोबर पैटर्न की इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। मॉर्फोलॉजिकली लोबर निमोनियाज हमने कहा 4 स्टेजेस में होते हैं: कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन। बाकी कॉजेज बैक्टीरियल निमोनियाज के होते हैं कम्युनिटी में, उनमें एच इन्फ्लुएंजा, मर्कसेला कैटेरलिस आ जाता है, और दोनों जो है अक्यूट एग्जिबिशन COPD की कराते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जो है वो स्टेफिलोकोकस ओरियस यूजुअली सेकेंडरी करवाता है निमोनिया, सेकेंडरी टू द वायरल रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और क्लेब्सियला निमोनिया क्रोनिक अल्कोहलिक्स में, सुडोमोनास ओरिजिनोसा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले लोगों में, बर्न्स के विक्टिम में, और न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट्स में, लीजेरिया न्यूमोफिलिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों में, रेसिपिएंट्स में। ठीक है, और फिर हमने देखिए वायरल नमूनियाज, उनमें हमने बात की कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आउट करवा देंगे आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल साइन, और इन्फ्लामेशन में हमें मिलेगी जो कि प्रीडोमिनेंटली एल्वियोलर सेप्टा तक कन्फाइंड होगी, और उसमें एल्वियोला वैसे हमें क्लियर मिलेंगे वायरल नमूनिया में। अब कॉमन कॉजेज़ फिर हमने वायरल नमूनिया के देखे: इन्फ्लुएंजा ए और बी, रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और एडिनो वायरस। नेक्स्ट अब हम डिटेल में चलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज पे। नोजोकोमियल या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज डिफाइन हुए हैं एज अ पल्मोनरी इन्फेक्शंस जो कि एक्वायर होते हैं इन द कोर्स ऑफ हॉस्पिटल का, जब हम स्टे करते हैं, ठीक है, तब वहाँ से एक्वायर हों, तो उनको नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहेंगे। अब ये इन्फेक्शन ना कि सिर्फ एडवर्स इम्पैक्ट रखते हैं क्लिनिकल कोर्स ऑफ इल पेशेंट्स पे, लेकिन ऑल्सो ये कंसिडरेबली बर्जनिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स में जो है जिनमें सीवियर किस्म की कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो, वो जो इम्यूनोसप्रेस्ड हो, या फिर वो जो कि प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक रेजिमेंट्स पे हैं, तो उनमें जो है सीवियर किस्म की कोई मसला करवा सकते हैं, ये उनमें कॉमन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब पेशेंट्स जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं पार्टिकुलरली वो ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप है। ठीक है, और इन्फेक्शन एक्वायर्ड इस तरह की सेटिंग में जो है उसको डिजिग्नेट किया गया है एज वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया, हम उसको कह देंगे। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जिनका मेंबर जैसे एंटेरोबैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास है, और स्टेफिलोकोकस ओरियस है, तो ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन आइसोलेट्स है। अनलाइक कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनियाज, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ना, ये इतना कॉमन पैथोजन नहीं है हॉस्पिटल सेटिंग्स में। ठीक है, वो वहाँ पे था कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, लेकिन यहाँ पे जो है कॉमन वो यही मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं एस्पायरेशन नमूनिया पे। एस्पायरेशन नमूनिया जो है वो डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में होता है, या फिर वो जो कि अपने गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एस्पायरेट कर लें जब वो बेहोश हो यानी अनकॉन्शियस हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के बाद, या फिर जब उनको बार बार वॉमिटिंग हो रही हो, तो वो मतलब अपने ही गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेट कर लेंगे, तो उनको एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है और वो डेबिलिटेटेड होंगे। तो वो लोग जो जिनका एबनॉर्मल गैग होता है और स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस होते हैं एबनॉर्मल, तो ये एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस जो है एस्पायरेशन को और फैसिलिटेट करेंगे। अब उसके नतीजे में जो नमूनिया होगी वो पार्टली केमिकल होगी, क्योंकि एक्सट्रीमली इरिटेटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उस गैस्ट्रिक एसिड के, और पार्टली बैक्टीरियल होगी। ठीक है, पार्टली थोड़ी सी नमूनिया इरिटेटिंग वाली है, थोड़ी सी बैक्टीरियल है। अब टिपिकली मोर देन वन ऑर्गेनिज्म हमें कल्चर में मिलेगा। एरोब्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा कॉमन होंगे एज़ कम्पेयर टू एन एरोब्स। जैसा कि अब अगर हम टेबल देखें 13.5, तो इसमें हमने ये पढ़ा एस्पायरेशन नमूनिया में एन एरोबिक जो ओरल फ्लोरा में है मोस्टली, जैसे बैक्टीरियोट्स, प्रीवोटेला, फ्यूसोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, ये मिक्स्ड होंगे एरोबिक के साथ। एरोबिक में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्टेफिलोकोकस ओरियस, एच इन्फ्लुएंजा और स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। तो एरोब्स जो होंगे ना वो ज़्यादा मिलेंगे हमें एज़ कम्पेयर टू एन एरोब। एस्पायरेशन नमूनिया जो है वो ऑफन नेक्रोटाइजिंग होती है, याद रखिएगा, और ये परसू करती है एक फल्मिनेंट क्लिनिकल कोर्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंट कॉज है इसमें डेथ का इंडिविजुअल्स में, वो जो प्री डिस्पोज होते हैं टू एस्पायरेशन, वो यही वजह होती है कि उनमें एस्पायरेशन नमूनिया हो जाती है। जैसा कि ये नेक्रोटाइजिंग भी है तो ये डेथ कॉज करवा देती है। वो लोग जो सर्वाइव कर जाते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। माइक्रो एस्पायरेशन बाय कंट्रास्ट जो है ना, ये होती है मैनी इंडिविजुअल्स में, स्पेशली उनमें जिनमें गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स यानी गर्ड और
इसके अलावा कोई और लंग की डिजीज़ हो लेकिन वो आगे जाके नमूनिया ना करवाए। ठीक है, कोई ऐसी मतलब लंग की डिजीज़ हो, वो हो, या फिर गर्ड हो, तो इस तरह के लोगों में माइक्रो एस्पायरेशन होती है। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा लंग एब्सेस। तो पैथोमा से भी देख लेते हैं, हम कर रहे थे। अगला है इंटरस्टिशियल या फिर एटिपिकल नमूनिया। तो इसमें जो है ये वहाँ पे उसमें मेंशन नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हमें डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियम में इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे और इसमें ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, पेशेंट्स में यानी मिनिमल स्पुटम होगा, लो फीवर होगा और यानी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होगी, इसीलिए हम इसको ये नाम दे दिया है। और ये जो है बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से हो सकता है। 9.3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे वो इंटरस्टिशियल एटिपिकल नमूनिया के कॉजेज़ हैं, जो कि माइकोप्लाज्मा नमूनिया है इसमें। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत टेबल। माइकोप्लाज्मा नमूनिया बहुत ही कॉमन कॉज है एटिपिकल नमूनिया का, अच्छी तरह याद कर लें। और ये यूजुअली यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, क्लासिकली जो मिलिट्री रिक्रूट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट जो डॉर्मेटरी में रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ऐसी है कि हीमोलाइटिक ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाती है। आईजीएम के अगेंस्ट जो है ना, आई एंटीजन जो आरबीसीज पे होता है वो कोल्ड हीमोलाइटिक अनीमिया कॉज कराएगा। और इसमें हमें एरिथेमा मल्टीफॉर्म भी मिलेगा, यानी ये कॉज कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा ग्राम स्टेन पे ये विजिबल नहीं होता क्योंकि इसकी हमें पता है कि सेल वॉल ही नहीं होती। दूसरा एटिपिकल नमूनिया करवाने वाला क्लेमाइडिया नमूनिया है। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एटिपिकल नमूनिया का यंग एडल्ट्स में। रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस भी बहुत कॉमन कॉज है एटिपिकल नमूनिया का, लेकिन याद रखिएगा इन्फेंट्स में। साइटोमेगलो वायरस जो है ये भी एटिपिकल नमूनिया करवाएगा, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के साथ। देन इन्फ्लुएंजा वायरस जो भी हमने पढ़ा डिटेल में, वो भी एटिपिकल नमूनिया एल्डरली में करवाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, और उनमें जिनमें कोई पहले से ही लंग की कोई डिजीज़ हो। ये जो है ऑल्सो सुपर इम्पोज कर देता है रिस्क स्टेफिलोकोकस ओरियस का या एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल नमूनिया का। ठीक है, यानी पहले वायरल वाली होगी, उसके बाद जो है बैक्टीरियल नमूनिया हो सकती है। लास्ट कॉक्सियलिया बुर्नेटी है, ये भी उसमें मेंशन नहीं था। यहाँ पे ये कह रहा है कि एटिपिकल नमूनिया जिसमें हाई फीवर हो, बहुत ही ज़्यादा क्यू फीवर। तो ये फार्मर्स लोग जो होते हैं और वेटरिनेरियंस जो हैं, उनमें ये हमें मिलता है। ठीक है, कॉक्सिलिया के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो जो कैटल वगैरह होता है, एनिमल्स जो कैटल वगैरह, उनके ऊपर जो टिक्स होती हैं, काइंड ऑफ ये जुएँ होती हैं। ठीक है, तो वो टिक्स जो है ना उस कैटल के अंदर इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, या फिर ये जो बैक्टीरिया है ये कैटल में उसके प्लेसेंटा में भी मौजूद होता है, इसके स्पोर्स। ठीक है, कॉक्सिला जो है ना ये एक रिकेट्शियल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट है बहुत से रिकेट्शियल बाकी ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि नंबर 1, एक तो ये नमूनिया कॉज करवाता है। दूसरा ये कि इसको जो है ना आर्थ्रोपोड नहीं चाहिए एज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन, यानी कि ये इतना अच्छी तरह से हाईली हीट रेजिस्टेंट जो है एंडोस्पोर्स को भी जो है वो एंडोस्पोर बन के सर्वाइव कर जाता है, इतना ये रेजिस्टेंट है। तो इसको कोई सी आर्थ्रोपोड की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ट्रांसफ़र करो। तीसरा कि ये स्किन में रैश भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस लिहाज से जो है ना ये बाकी रिकेट्शियल ऑर्गेनिज्म से ये 3 तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट है टॉपिक एस्पायरेशन नमूनिया। तो ये अभी हमने बेसिक से भी पढ़ा कि ये उन पेशेंट्स में ज़्यादातर देखा जाता है जो कि एस्पायरेशन के रिस्क पे होते हैं, जैसे अल्कोहलिक्स हो गए या कोमाटोज पेशेंट्स। ये मोस्ट ऑफन होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से, जो कि हमारे ओरोफेरिंग्स में मौजूद होता है, जैसे बैक्टीरियोट्स हो गए, फ्यूसोबैक्टीरियम और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद क्लासिकली जो है ना इसमें क्या होगा, राइट जो हमारा लोअर लोब है उसकी एब्सेस हो सकती है एस्पायरेशन नमूनिया में, राइट लोअर लोब की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एनाटमिकली जो है अगर देखा जाए इसकी रीज़न, तो राइट हमारा मेन स्टेम ब्रोंकस जो है वो ब्रांच करता है लेस अक्यूट एंगल पे देन द लेफ्ट वन। तो इसलिए इसमें इतना एंगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एब्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं राइट साइड पे। ठीक है, तो इरफान मसूद से भी स्पेशल पैथोलॉजी में हम ये देख लेते हैं टॉपिक जो कि है पल्मोनरी इन्फेक्शंस। नमूनिया हमने कवर किए। नमूनिया को हमने डिफ़ाइन किया कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि लंग पैरेन्काइमा को हो। तो लंग पैरेन्काइमा के इन्फेक्शन को हमने नमूनिया कहा। फिर हमने कहा कि उसकी फॉलोइंग टाइप्स है। सबसे पहली नंबर 1 टाइप है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया।
हमने कहा कि ये 48 आवर्स बिफोर या उनके अंदर हो जाता है जैसे ही बंदा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, दूसरा एटिपिकल। टिपिकल वाला जो है उसके एजेंट्स अलग हैं, उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब टिपिकल वाला जो है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बहुत कॉमन है, अभी हमने दोनों बुक से देखे। दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस ओरियस और मोरक्सेला कैटारेलिस। अब प्रेजेंटेशन इस तरह है कि ये टिपिकल वाला जो है उसमें हमें बिल्कुल सडन ऑनसेट की प्रोडक्टिव कफ होती है, अचानक से डिस्निया मिलेगा और प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, शार्प स्टेबिंग पेन की तरह का। दूसरा कि इसमें फीवर्स होंगे राइगर्स के साथ और नाइट स्वेट्स भी होंगे। एग्जामिनेशन पे हमें जो है ना डलनेस मिलेगी जब हम परकस करेंगे। दूसरा जो ब्रोंकाइल ब्रीदिंग है वो भी हमें डल मिलेंगी और वोकल फर्मिटस इसमें ज़्यादा हो जाएगा। टिपिकल नमूनिया में फर्मिटस ज़्यादा रखेगा, इंक्रीज होगा। और चेस्ट एक्सरे पे हमें कंसोलिडेशन मिलेगी फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से। दूसरा एटिपिकल नमूनिया है, उसके एजेंट्स डिफरेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजियोनेला न्यूमोफिला, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, न्यूमोसिस्टिस कारिनी और वायरल कॉजेज़। अब एटिपिकल नमूनिया जो है वो सडन नहीं होगा, याद रखिएगा, ये ग्रेजुअली प्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसकी जो कफ है वो प्रोडक्टिव नहीं होगी, इसमें ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ है। एटिपिकल नमूनिया में हेडेक, मसल पेन यानी मायल्जियाज और जीआई के सिम्टम्स हमें मिलते हैं। चेस्ट एक्सरे पे हमें जो है वहाँ कंसोलिडेशन मिल रही थी, यहाँ हमें दोनों लंग्स में बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। याद रखिएगा कंसोलिडेशन इसमें नहीं होगी। क्लिनिकल पल्स देखें तो एटिपिकल नमूनिया की बात हो रही है कि ये नमूनिया जो है ना वो कॉज होता है उन ऑर्गेनिज्म से जो कि हमें ग्राम स्टेन पे विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा ये भी बात याद रखनी है इसी तरह से कि ये कल्चरेबल भी नहीं होते स्टैंडर्ड ब्लड अगार पे, स्पेशल टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होंगी एटिपिकल नमूनिया के केस में। उसके बाद नमूनिया की इन्वेस्टिगेशंस लिखी हैं कि हम जो है चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं। ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे तो उसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेंगे, यानी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स यूसीई ये टेस्ट भी होता है। ब्लड कल्चर्स भी परफॉर्म होते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन और आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजीज भी चेक होंगी, ठीक है, क्योंकि ये लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो है चेस्ट इन्वेस्टिगेशंस में ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज, ये असल में इसको ब्रोंको एल्वियोलर वॉशिंग भी कहते हैं। ये ना डायग्नोस्टिक मेथड होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें हम ब्रोंकोस्कोप को पास करवाते हैं माउथ के थ्रू या नाक के थ्रू, और वो ना एयरवे में जाता है लंग्स में, ठीक है। और फिर जो है उसके साथ हम जो है वो एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद उसी को कलेक्ट करते हैं और उसकी एग्जामिनेशन करते हैं फ्लूइड की। ये होता है ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज, ठीक है। ये असल में लंग डिजीज़ में हम मतलब उसकी लंग की इवैल्यूएशन के लिए करते हैं, और यानी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सैम्पलिंग अलाउ करता है, ठीक है। तो ये हम करेंगे जब स्पेशली जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या फिर अगर पेशेंट आईसीयू का हो, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजी है। लोबर नमूनिया हमने पढ़ा कि उसमें जो है कंसोलिडेशन इंटायर लोब की हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस जो नमूनिया है वो ऑर्गेनिज्म कॉज करवाता है लोबर नमूनिया। इसको अच्छी तरह आपने रट्टा लगा लेना है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया से ही लोबर नमूनिया होता है। तो उसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़े इन्फ्लामेशन के होते हैं। कंजेशन होता है जिसमें क्या होगा, जो हाइपरीमिया और इंट्रा एल्वियोलर इडीमा हो जाएगी और उसमें हमें कुछ न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। सेप्टा की जो है वो हाइपरीमिया वगैरह होगी। रेड हेपेटाइजेशन देन होती है जिसमें न्यूट्रोफिल्स और हेमरेज हो जाएगी और लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, इसीलिए इसका ये नाम है। ग्रे हेपेटाइजेशन में आरबीसीज डिग्रेड करेंगे और फिर रेजोल्यूशन होती है जो कि हीलिंग स्टेज होता है। तो लोबार नमूनिया के बाद दूसरी है लोब्यूलर ब्रोंको नमूनिया। अब लोब्यूलर ब्रोंको नमूनिया कैरेक्टराइज होता है कि इसमें पैची कंसोलिडेशन हो जाती है जो कि ब्रोंक्यूल्स के अराउंड ही यूँ सेंटर्ड होगी, ठीक है। अब ये ज़्यादातर इसका ऑर्गेनिज्म है स्टेफिलोकोकस ओरियस, वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी था। ये स्टेफिलोकोकस ओरियस है, इसको अच्छी तरह रटा लगा लें। इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरह है कि इसमें हमें कंसोलिडेटेड एरिया जो होंगे ना वहाँ पे अक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन मिलेगी पस वाली। और कंसोलिडेशन हमेशा याद रखिएगा कि ब्रोंको नमूनिया में जो लोब्यूलर है उसमें मल्टी लोबर, बेजिलर और बायलेटरल कंसोलिडेशन मिलेगी।
और वहाँ पे सिर्फ जो है एंटायर लोब की कंसोलिडेशन हो रही थी। यहाँ पे मल्टी लोबर भी हो सकती है, बायलेटरल दोनों में भी हो सकती है, लंग्स में बेजिलर भी हो सकती है। अब कंसोलिडेशन बेजल क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा कि ग्रेविटी की वजह से सिक्रीशंस की टेंडेंसी है कि वो नीचे चली जाए, तो नीचे कंसोलिडेशन हो जाती है। न्यूट्रोफिल रिच एक्सुडेट जो है वो हमारे जो ब्रोंकाएँ हैं उनको फिल करेगा। इसके अलावा वो ब्रोंक्यूल्स में भी न्यूट्रोफिल रिच एक्सुडेट होगा और एडजेसेंट एल्वेलर स्पेसेस में। उसके बाद इस पेज पे जो है एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं जो स्पेसिफिक नमूनियाज कॉज करवाते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बार बार हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अच्छी तरह से अब तक याद हो जानी चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव का लेंसेट शेप का डिप्लोकोकस होता है। इसमें हमें कलर जो है वो रस्ट कलर का स्पुटम मिलेगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का। इसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी देते हैं, एमोक्सिसिलिन देते हैं। दूसरा स्टेफिलोकोकस ओरियस से जो भी अभी हमने पढ़ा कॉज करवाता है, लोब्यूलर ब्रोंको नमूनिया का कॉज होता है। तो ये असल में एक ग्राम पॉजिटिव कोकाय है जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है। अब इसका स्पुटम हमें येलो कलर का मिलेगा। तो ये मोस्ट कॉमन नमूनिया जो है का कॉज है, जो कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा नमूनिया होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब एसोसिएशन इसकी आईवी ड्रग अब्यूज़ के साथ भी है। इसमें हमें बायलेटरल कैविटेटरी ब्रोंको नमूनिया मिलेगा दोनों लंग्स में और कैविटी फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ें तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वार्ड साइड पे जब आप जाएंगे तो ये डायग्नोसिस आपको, जब ये पैथोलॉजी पता होगी कि कौन सी में किस कलर का स्पुटम होगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, तो आपके लिए डायग्नोसिस ईजी हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करनी है। अब स्टेफिलोकोकस वाले ओरियस के लिए हमने ड्रग ऑफ चॉइस मेथिसिलिन सेंसिटिव जो होंगे स्ट्रेन, उनके लिए फ्लोक्सासिलिन देंगे। ठीक है, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो स्टेफिलोकोकस ओरियस होंगे उनके लिए हम वैनकोमाइसिन देंगे। देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं, इनका पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल होता है और ये सीओपीडी और स्मोकर्स के साथ भी इसकी एसोसिएशन है। अब ये एग्जेबरेशन कराता है सीओपीडी की, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल यही कॉज है। लाइफ थ्रेटनिंग इसमें जो है ये अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कॉज करवाता है और बच्चों में मेनिंजाइटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चों में मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। देन क्लेप्सिलिया नमूनिया, क्लेप्सिलिया की करंट जेली तो आपको याद ही हो। तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, म्यूकोइड इसका कैप्सूल होगा, बहुत कॉमन ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल नमूनिया का कॉज है। नर्सिंग होम्स में अल्कोहलिज्म और जो डायबिटीज़ वाले और एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके साथ उनमें ये होता है। करंट जेली स्पूटम जो ब्लड टिंज्ड थिक विसिड सा म्यूकोइड स्पूटम इसमें होता है और इसमें हम सेफ्ट्राएक्सोन देते हैं। ये सेफेलोस्पोरिन है 3rd जनरेशन की। अब अगर मोरक्सेला कैटेरिलिस की वजह से हुआ है, यानी जो हमारा एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, तो ये ज़्यादातर एल्डरली में जो टिपिकल नमूना होता है वो इसकी वजह से होता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, बैक्टीरियल कॉज है अक्यूट एक्सेबरेशन सीओपीडी का। इस मोरक्सेला कैटेरिलिस वाले में हम ऑगमेंटिन देते हैं जो कि हमारी एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट है। अब किसी पेशेंट को अगर लीजियोनेला न्यूमोफिलिया से हुआ है, ये ग्राम नेगेटिव ही रॉड है। वाटर कूलर्स, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम के साथ इसकी एसोसिएशन है। अल्कोहलिक्स में ज़्यादातर होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों में। इसमें जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जीआई सिम्टम्स होते हैं इस वाले नमूनिया में, ल्यूजियोनेला वाले में। एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, सीएनएस सिम्टम होते हैं, हेडेक, कन्फ्यूजन, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाता है और डीरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट मिलेंगे हमें। देन है माइकोप्लाज्मा नमूनी। माइकोप्लाज्मा नमूनी हमें पता है कि ये वो सेल बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती, तो इसमें ग्राम स्टेन भी कोई नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हमने एटिपिकल नमूनिया कह दिया और इसमें एरिथेमा मल्टीफॉर्म होता है। एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो कुटेनियस और म्यूकोजल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है असल में, जिसमें लीजन्स बन जाती हैं जो किसी भी एंटीजेनिक स्टिमुलाई की वजह से जो है वो ट्रिगर होती हैं। ठीक है, यानी उसमें हमें बस पेप्यूलर या बुल्लस सी कोई नेक्रोटिक स्किन पे और म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे लेजन्स बन जाएंगी, उसको कहते हैं। तो ये कॉमन होता है। देन सूडोमोनास ओरिजिनोसा, हमें पता है इसका जो ये नाम आया आप लोगों को ग्रीन कलर दिमाग में आ जाना चाहिए कि ग्रीन स्पूटम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव रॉड है और ये नोजोकोमियल नमूनिया कॉज करवाता है, यानी हॉस्पिटल रिलेटेड। और ये बहुत कॉमन कॉज है डेथ का, जो कि नमूनिया से होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले लोगों में। ठीक है, इसके साथ एसोसिएशन है। देन न्यूमोसिस्टिस कार्नी, ये एड्स के पेशेंट में बहुत कॉमन है। इसमें जिनका CD4 काउंट जो है वो 200 से भी कम हो उनमें। और ये जो है डिस्निया के साथ प्रेजेंट करता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ड्राई कफ होगी, याद रखिएगा, इसमें स्पुटम नहीं है। और फीवर, चेस्ट एक्सरे पे हमें बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे।
लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इंक्रीज़ होगा और इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज करेंगे। ट्रीटमेंट है हमने इसको ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्साजोल दे के ट्रीट करना है। उसके बाद जो है अब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं नमूनिया की। नमूनिया में याद रखिएगा कि एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकता है, आगे जाके इम्पाइमा यानी कि प्लूरल कैविटी में पस हो जाए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जो कन्वर्ट करेगी पोर्शन ऑफ द लंग को एक सॉलिड टिश्यू के अंदर। ठीक है, वैसे तो स्पंजी से मासेस हैं हमारे लंग्स, तो वो जो है वो जब ऑर्गेनाइज होगा उसका नमूनिया तो वो एक सॉलिड टिश्यू बन जाएगा, सख्त किस्म का, स्पंजी नहीं रहेगा फिर। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में बैक्टीरियमिक डायसेमिनेशन हो सकती है यानी सेप्सिस हो सकती है। ट्रीट हमने कैसे करना है नमूनिया को? एक आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, दूसरा इन पेशेंट ट्रीटमेंट। आउट पेशेंट में ऑप्शन 1 ये होता है कि हम प्रीवियसली हेल्दी पेशेंट को, या फिर यानी ऐसा पेशेंट जो कि पहले बिल्कुल ही हेल्दी था अभी उसको नमूनिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने पिछले 3 महीनों से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लिया, तो उनको हमने ट्रीट करना है, मैक्रोलाइड देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एजीथ्रोमाइसिन हो गया या क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये मैक्रोलाइड्स देंगे। या ये नहीं दे रहे तो हम डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है आउट पेशेंट में हमारे पास कि वो पेशेंट जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, ठीक है, या फिर जो पेशेंट 3 महीनों से एंटीबायोटिक्स और कोई भी ले रहे हैं, तो ऐसे को हमने रेस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स दे के ट्रीट करना है। रेस्पायरेटरी आपको पता है कि जो 3rd 4th जनरेशन वाले थे, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इनसे ट्रीट करेंगे। अब आता है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट में हम जो है वो रेस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स ही देंगे, लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह, या फिर हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यानी सेफ्ट्राक्सोन और एजीथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लिनिकल पल्स कर्ब 65 CURB 65। ये असल में एक स्कोरिंग सिस्टम है। कर्ब 65 जो है ना, ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जो कि हम नमूनिया की जो सीवियरिटी है उसको असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब स्कोर जो है वो 0 से लेके 1 हो सकता है, और ये स्कोर हम ज़्यादातर आउट पेशेंट बेसिस पे मैनेज करते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी का 0 से लेके 1 तक आ रहा है तो हम उसको आउट पेशेंट ये वाली ट्रीटमेंट देके इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन किसी का अगर कर्ब